हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग मोशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे मोशन में। बेसिकली ये जो चैप्टर हम लोग मोशन पढ़ने वाले हैं ये आपका मैकेनिक्स का पार्ट है। तो सबसे पहले हम लोग मैकेनिक्स देखते हैं। मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स फिजिक्स का ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं रेस्ट एंड मोशन के बारे में। ओके, रेस्ट एंड मोशन के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। ओके, तो मैकेनिक्स में हम लोग क्या स्टडी करते हैं? मैकेनिक्स में हम लोग रेस्ट और मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। अब मैकेनिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले को हम लोग बोलते हैं काइनेमेटिक्स, और दूसरा जो आपका होता है वो होता है डायनामिक्स। क्लियर है? तो काइनेमेटिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं रेस्ट एंड मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। जैसे हम लोग टर्म्स डिफाइन करेंगे, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सलेशन, ये जो सारे टर्म्स हैं रिलेटेड विथ मोशन वो हम लोग डील करेंगे काइनेमेटिक्स में, विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द कॉज ऑफ मोशन। यहाँ पे हम लोग फोर्स या टॉर्क के बारे में कोई भी कंसिडरेशन नहीं लेंगे। सिंपली हम लोग स्टडी करेंगे ऑब्जेक्ट के रेस्ट एंड मोशन के बारे में विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द कॉज ऑफ मोशन, दैट इज फोर्स या टॉर्क के बारे में। तो काइनेमेटिक्स में हम लोग क्या स्टडी करते हैं? काइनेमेटिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं रेस्ट एंड मोशन। बेसिकली इसमें हम लोग डील करेंगे पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, ओके, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे, एक्सलेशन कैलकुलेट करेंगे, जितने भी टर्म्स हैं वो सारे कैलकुलेट करेंगे विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द कॉज ऑफ मोशन। यहाँ पे हम लोग कॉज ऑफ मोशन, यहाँ पे हम लोग फोर्स या कॉज ऑफ मोशन के बारे में नहीं स्टडी करेंगे। विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द कॉज ऑफ मोशन। लेकिन यहाँ डायनेमिक्स जो होता है, डायनेमिक्स आपका मैकेनिक्स का ही ब्रांच है। यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे मोशन के बारे में, ओके, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और पार्टिकल बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द कॉज ऑफ मोशन, दैट इज मोशन के बारे में यहाँ तो स्टडी हम लोग करना है। मोशन बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द कॉज ऑफ मोशन, दैट इज फोर्स एंड टॉर्क। फोर्स हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन में देखते हैं और टॉर्क हम लोग देखते हैं रोटेशनल मोशन में। तो ये बेसिक डिफरेंस है। मैकेनिक्स स्टडी करेंगे हम लोग रेस्ट एंड मोशन ऑफ एनी पार्टिकल और ऑब्जेक्ट। ना ये मैकेनिक्स को दो ब्रांच में या दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला आपका काइनेमेटिक्स और दूसरा आपका क्या है? डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं रेस्ट एंड मोशन के बारे में विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द कॉज ऑफ मोशन, दैट इज विदाउट फोर्स एंड विदाउट टॉर्क वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रेस्ट एंड मोशन। डायनामिक्स में हम लोग क्या स्टडी करते हैं? डायनामिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और पार्टिकल बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द कॉज ऑफ मोशन। आखिर मोशन क्यों हो रहा है? So the cause of motion is basically the force in translational motion, और rotational motion में क्या होता है? टॉर्क। तो बेसिकली क्या होता है ना कि ये जो टर्म्स होते हैं, दो टर्म्स जो अभी हमने यहाँ पे लिखा है, रेस्ट एंड मोशन, ये एक रिलेटिव टर्म होते हैं। हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल का अगर मैं रेस्ट के बारे में बोलूँ या मोशन के बारे में बोलूँ तो ये टर्म्स है वो रिलेटिव। रिलेटिव कहने का मतलब है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो तो किस प्लेस से ऑब्जर्व कर रहे हो, ये बहुत मायने रखता है किसी भी ऑब्जेक्ट के रेस्ट और मोशन को डिफाइन करने के लिए। तो हम लोग जिस प्लेस से ऑब्जर्वेशन, सारा ऑब्जर्वेशन करते हैं और हम लोग डिफाइन करते हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर मोशन में है, तो उस प्लेस को हम लोग बोलते हैं रेफरेंस फ्रेम। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है? तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं दो टर्म्स के बारे में। यहाँ पे जो दो टर्म्स आए हैं अभी बेसिकली मोशन में, तो मोशन में दो टर्म्स आते हैं। ये दो टर्म्स हैं रेस्ट एंड मोशन, एंड दीज टू टर्म्स आर बेसिकली रिलेटिव टर्म। ये हमेशा एक रिलेटिव टर्म होता है, दे आर नॉट द एब्सोल्यूट। ये जो टर्म्स होते हैं ये रिलेटिव टर्म होते हैं। रिलेटिव टर्म कहने का मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल का जो हम लोग डिफाइन करेंगे वेदर इट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, ये हमेशा एक दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में होगा या किसी भी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में होगा।
कभी कभी ऐसा होता है कि अगर एक प्लेस से हम लोग देखें किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, तो अगर रेस्ट में नजर आता हो, तो अगर मैं प्लेस चेंज कर दूंगा, प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेशन चेंज कर दूंगा, तो सेम ऑब्जेक्ट मोशन में भी दिख सकता है। क्लियर है? तो मैं बोल सकता हूं ये जो रेस्ट और मोशन जो टर्म्स हैं, दीज आर नॉट द एब्सोल्यूट टर्म्स। द रेस्ट एंड मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू अ पॉइंट और विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर और विथ रिस्पेक्ट टू अ प्लेस। तो जिस प्लेस से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के ये रेस्ट या मोशन को डिफाइन कर रहे हैं, वो जो प्लेस आपका कहलाएगा वो कहलाएगा रेफरेंस फ्रेम। तो उसके बाद हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है, पहला तो हम लोग को आता है रेफरेंस पॉइंट। क्लियर है? जिस पॉइंट पे ऑब्जर्वर खड़ा है, क्लियर है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। जैसे मान लेते हैं कि एक मैं स्ट्रेट लाइन मोशन ले लेता हूं, या सिंपली मैं मान लेता हूं ये आपका एक स्ट्रेट पाथ है। ओके, क्लियर है? सपोज मान लेते हैं ऑब्जर्वर इस पॉइंट पे खड़ा है। ओके, पॉइंट ओ पे खड़ा है एक ऑब्जर्वर, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है। ओके, और ये ऑब्जर्व कर रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट के बारे में। ये मुझे नहीं मालूम कि ये रेस्ट में है या मोशन में। क्लियर है? तो ये जो फिक्स पॉइंट से जहां से ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है इस ऑब्जेक्ट के बारे में कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में, तो ये जो पॉइंट आपका होगा, वो आपका जो पॉइंट होगा वो होगा रेफरेंस पॉइंट। ओके, रेफरेंस पॉइंट बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। रेफरेंस पॉइंट के करने का मतलब हुआ जिस पॉइंट से ऑब्जर्वेशन लिया जा रहा है। क्लियर है? या जिस पॉइंट से किसी भी ऑब्जेक्ट के रेस्ट या मोशन के बारे में एनालाइज किया जा रहा है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। और इसी रेफरेंस पॉइंट पे अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस अटैच कर दूं, जैसे मैं इस एक्सिस को एक्स एक्सिस मान लूं। ओके, ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाली एक्सिस अगर मैं मान लूं वाई एक्सिस। क्लियर है? और ये वाला जो एक्सिस है उसको अगर मैं जेड एक्सिस ले लूं, ये आपका एक्सिस में जेड एक्सिस ले लूं, तो ये जो आपका बना 3 डायमेंशनल स्पेस, इस पॉइंट ओ पे ये जो प्लेस है, इस प्लेस को मैं 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस डिफाइन कर लिया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस मैं लिया हूँ यही आपका बेसिकली एक्स एक्सिस, ओके, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। क्लियर? ये तीनों मिलके बनाएंगे रेफरेंस फ्रेम। ओके, रेफरेंस फ्रेम, क्योंकि कोई भी जो प्लेस होता है या कोई भी जो पोजीशन होता है, अगर उस पोजीशन को हम लोग 3 डायमेंशन में डिफाइन करें, तो बेसिकली हम लोग उस पॉइंट को डिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो ये जो आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस हो गया, ये आपका हो गया रेफरेंस फ्रेम। और ये जो पॉइंट, फिक्स पॉइंट मैंने लिया है वो हो गया रेफरेंस पॉइंट। ओके, अब रेफरेंस फ्रेम भी क्या होता है ना, ये जो आपका सेकेंड टर्म यहाँ पे आया रेफरेंस फ्रेम, रेफरेंस फ्रेम ये आपके 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है? 2 तरह के रेफरेंस फ्रेम होते हैं। पहला होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ना सपोज यहाँ पे आपका ऑब्जर्वर है, क्लियर है, और विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट का, यहाँ पे टाइम भी एक्सिस लगा सकते हैं आप, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। इस पॉइंट ओ के पोजीशन है या लोकेशन है, साथ में अगर टाइम को भी ले लोगे तो ये सारा मिलके बेसिकली रेफरेंस फ्रेम बनाता है। क्योंकि कोई भी ऑब्जर्वेशन जब हम लोग करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू अ फ्रेम करते हैं और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, बेसिकली रेफरेंस फ्रेम में टाइम भी इंक्लूड होता है। तो मैं मान लेता हूँ इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, अगर मैं मान लेता हूँ कि इसका पोजीशन नहीं चेंज कर रहा हूँ, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका पोजीशन मान लेते हैं नहीं चेंज कर रहा है, तो मैं बोलूंगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस, ये आपका क्या है, रेस्ट में है। अगर विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर, यहाँ पे जो प्लेस है, विथ रिस्पेक्ट टू दिस प्लेस जिसको हमने रेफरेंस फ्रेम माना है, विथ रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस फ्रेम अगर इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज कर रहा है, तो मैं बोलूंगा कि ये ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में। क्लियर है? तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जो टर्म्स होते हैं रेस्ट एंड मोशन, ये एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं होते हैं, ये रिलेटिव टर्म होते हैं। क्योंकि ये जो 2 टर्म्स हैं रेस्ट एंड मोशन, ये डिफाइंड है विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस फ्रेम
और विथ रिस्पेक्ट टू अ प्लेस। और मैं अभी पहले मैं बता चुका हूँ कि अगर मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में आपको दिख रहा है किसी एक सर्टेन प्लेस से, तो ये भी हो सकता है कि सेम ऑब्जेक्ट और सेम पार्टिकल दूसरे प्लेस से आपको मोशन में दिख रहा हो। क्लियर है? एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे मैं मान लेता हूँ कि ये, क्लियर है, ये दो पैरेलल ट्रैक्स हैं, रेलवे ट्रैक्स हैं, और मान लेते हैं ये साइड में एक प्लेटफॉर्म है और इधर भी एक प्लेटफॉर्म है। क्लियर है ना? मान लेता हूँ यहाँ पे एक पैसेंजर है, ये ट्रेन के अंदर में, यहाँ पे ट्रेन है और ट्रेन मूव कर रहा है आगे की तरफ। इसमें भी एक पैसेंजर है, इसका भी ट्रेन सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये ऑब्जर्वर जब दूसरे ऑब्जर्वर को देखेगा तो विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर हमेशा लगेगा कि इसका पोजीशन क्या है, फिक्स्ड। तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर ये रेस्ट में होगा और विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर ये रेस्ट में होगा। लेकिन मैं मान लेता हूँ प्लेटफॉर्म पे एक आदमी है जो खड़ा है और ये दोनों को देख रहा है। क्लियर है? तो इसे लगेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है या ये जो पैसेंजर है वो आगे की तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि ट्रेन आगे की तरफ मूव कर रहा है। सो विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर इसका पोजीशन तो चेंज कर रहा है, तो ये मोशन में आ गया। लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू दिस पैसेंजर जो बगल वाली ट्रेन में बैठा हुआ है, उसके रिस्पेक्ट में ये क्या है, रेस्ट में है। क्लियर? तो सेम ऑब्जेक्ट के लिए या सेम पार्टिकल के लिए दोनों टर्म एप्लीकेबल हो जाता है, रेस्ट और मोशन। वो रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। तो रेस्ट और मोशन जो होते हैं, ये जो दो टर्म्स हैं, वो हमेशा डिफाइंड होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर और विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस फ्रेम। अब ये जो टर्म हमने लिखा है इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल, मान लेते हैं ये जो ऑब्जर्वर है वो मान लेते हैं वो भी मूव कर रहा हो तो, और ये ऑब्जर्व कर रहा हो इस ऑब्जेक्ट को, तो ऐसे केस में क्या होगा ना, हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिफाइन करते हैं। मान लेते हैं ये रेस्ट में है, v इज इक्वल टू 0। ये जो ऑब्जर्वर जहाँ पे खड़ा है या जो फ्रेम हमने लिया है वो रेस्ट में है, तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम लोग बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन मैं मान लेता हूं या तो v 0 हो या v आपका कांस्टेंट हो। क्लियर? आइदर v इज इक्वल टू 0 और वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो उस केस में जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस आएगा वो कहलाता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन मान लेते हैं ये फ्रेम भी एक्सेलरेट कर रहा हो, क्लियर है, इसका कुछ एक्सेलरेशन, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में मैं बोल सकता हूँ वेलोसिटी ना ही 0 है, वेलोसिटी ना ही कांस्टेंट है। ओके, तो इस टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम लोग बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, तो ये आपके बेसिक आइडिया है, ये चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जब चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब बेसिकली मोशन जब हम लोग स्टडी करते हैं क्लास 11th में, तो जनरली 2 टाइप्स के मोशन ही स्टडी करते हैं। पहला हम लोग स्टडी करते हैं मोशन इन 1D और 1 डायमेंशनल मोशन, और दूसरा हम लोग स्टडी करते हैं मोशन इन 2D, मोशन इन 2 डायमेंशनल और मोशन इन अ प्लेन। यही 2 चीज हमें स्टडी करना है। और ये पूरे मोशन जो चैप्टर है उसमें आपको 4-5 ही टर्म्स याद रखने हैं जो हम लोग जनरली डिफाइन करते हैं। पहला जो टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं वो है पोजीशन। क्लियर है? पोजीशन वेक्टर भी बोल सकते हैं। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ओके, सो इंपॉर्टेंट टर्म्स, ये चैप्टर जो मोशन है इसमें आपके क्या होने वाले हैं, ये सारे टर्म्स होने वाले हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स। क्लियर? तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं? सबसे पहला है पोजीशन, साथ में आप बोलो डिस्टेंस या बोलो आप डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? अलग अलग टर्म्स हैं। क्लियर? दूसरा जो आपको टर्म यहाँ पे डिफाइन करने वाला हूं मैं, वो है आपका वेलोसिटी। क्लियर? थर्ड है आपका एक्सेलरेशन। ओके, ये सारे टर्म्स ही बेसिकली जनरली मोशन में आते हैं। जब हम लोग मोशन चैप्टर को पढ़ते हैं तो हमें यही बेसिक 3 टर्म्स के आगे पीछे या चारों ओर हमारा जो डिस्कशन होता है वो बेसिकली रिवॉल्व करता है। तो सबसे पहले एक एक करके मैं डिफाइन करूंगा। क्लियर है? सारे टर्म्स को मैं पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारे मैं डिफाइन करूंगा, क्विकली मैं डिफाइन करूंगा। तो सपोज मैं मान लेता हूं, सबसे पहले मैं फ्रेम ले लेता हूं। आई टोल्ड यू कि अब हमें हमेशा चाहिए रेफरेंस फ्रेम। ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस और ये आपका जेड एक्सिस। जब तीनों एक्सिस हम लोग लेते हैं
ये तीनों एक्सिस लेते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, जब तीनों हम लोग एक साथ लेते हैं तो ये तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। मान लेते हैं स्पेस में एक पार्टिकल मूव कर रहा है, क्लियर है, तो उसके मोशन को एनालाइज करने के लिए हमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये आपका बेसिकली रेफरेंस फ्रेम है। अब हमने क्या देखा, हमने देखा कि पॉइंट पी पे, ओके, यहाँ पे स्पेस में पॉइंट पी पे एक पार्टिकल है। तो सबसे पहले मैं इसका पोजीशन कैलकुलेट करूंगा, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल। तो अगर पॉइंट पी एक्स वाई जेड एक्सिस में, तो पॉइंट पी के 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। सबसे पहले मैं इसका फाइंड करूंगा पोजीशन। तो हमारा यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट क्या है, कहाँ से हमें ऑब्जर्वेशन लेना है, सारा ऑब्जर्वेशन ये फिक्स पॉइंट से लेना है, क्लियर है, फिक्स पॉइंट ओ से। तो सबसे पहले मैं पोजीशन वेक्टर फाइंड करता हूँ। एक वेक्टर मुझे लेना है जो कि स्टार्ट करेगा पॉइंट ओ से और पॉइंट पी की तरफ जाएगा, ये है, क्लियर, ये आपका पोजीशन वेक्टर हो गया, ओके। टेल आपका पॉइंट ओ पे और पॉइंट पी पे क्या हो गया, आपका हेड। तो ये जो आपका आएगा ना, इसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर आर, क्लियर, ये है आपका पोजीशन वेक्टर आर। ये आप एंगल भी ले सकते हो, क्लियर है, जिसका मैग्नीट्यूड ओपी होगा। तो पोजीशन वेक्टर आर लिखने का सबसे आसान तरीका है, आर इज इक्वल टू, इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट हम लोग रख सकते हैं। अगर आपको वेक्टर के बारे में बेसिक आइडिया है तो एक्स के डायरेक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए एक यूनिट वेक्टर लेते हैं आई कैप, वाई के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक यूनिट वेक्टर लेते हैं जे कैप, और जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक यूनिट वेक्टर लेते हैं के कैप, ओके। तो ये जो आपका पोजीशन वेक्टर होगा ओपी, इसको ओपी भी हम लोग लिखते हैं, ओपी आपका पोजीशन वेक्टर है। ये आपका हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये आपका वेक्टर हो गया। इसी चीज का अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, अगर आर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ओके, मॉडुलस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो वैल्यू होता है वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने पोजीशन डिफाइन कर लिया। सपोज ये पोजीशन मान लेते हैं पार्टिकल का चेंज कर गया, अभी पॉइंट पी पे था, मान लेते हैं कुछ टाइम के बाद विथ रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस फ्रेम इसका पोजीशन चेंज कर गया क्यू पे। आप कोऑर्डिनेट x1 कॉमा y1 कॉमा z1 भी ले सकते हो। मान लेते हैं पोजीशन चेंज कर गया, तो पोजीशन अगर इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में या इस रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में अगर पोजीशन चेंज कर गया तो मैं बोलूंगा ऑब्जेक्ट किसमें, मोशन में। देखो मान लेते हैं इसको अभी 3D में बताया था, मैं मान लेता हूँ 2 पॉइंट्स हैं, क्लियर, ये आपका पॉइंट P है और ये आपका पॉइंट Q। फर्स्ट हमने पोजीशन डिफाइन कर लिया, पोजीशन वेक्टर वेक्टर फॉर्म में और उसका मैग्नीट्यूड। मैं मान लेता हूँ 2 पॉइंट्स हैं P और Q, क्लियर है, और एक पार्टिकल मूव कर रहा है पॉइंट P से Q। मान लेते हैं ये आपका पाथ है, दिस इज द पाथ, इस पाथ में मूव कर रहा है, क्लियर है। मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट P से पॉइंट Q की तरफ मूव कर रहा है और ये पाथ है। तो ये जो कंप्लीट पाथ लेंथ होगा, ये जो कंप्लीट पाथ लेंथ आपको दिख रहा है, पॉइंट P से इस पाथ के अलोंग में जाओ और सारे पाथ लेंथ को आप मेजर कर लो, तो ये जो पाथ लेंथ होगा वो कहलाता है डिस्टेंस, क्लियर। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस सिंपल आपको याद रखना है, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। जिस पाथ से आपका ऑब्जेक्ट जा रहा है उसका एक्चुअल लेंथ क्या है, ओके, वही आपका कहलाता है डिस्टेंस। अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की मैं बात करता हूं तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो पॉइंट P और पॉइंट Q के बीच इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ्स हैं, बट शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा वो हमेशा स्टार्ट करेगा पॉइंट P से और जाएगा पॉइंट Q की तरफ एक स्ट्रेट लाइन में। तो ये आपका जो PQ होगा वो आपका बताएगा डिस्प्लेसमेंट। जो ऊपर वाला आपको दिख रहा है ये आपका कहलाएगा डिस्टेंस, और ये जो आपका लोअर वाला पार्ट है वो आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, क्लियर है, ये आपका होगा डिस्प्लेसमेंट। तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका है यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ओके, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ओके, बिटवीन इनिशियल पोजीशन, P को इनिशियल पोजीशन मान लो और Q को क्या मान लो, फाइनल पोजीशन। तो ये बेसिक टर्म है। अब डिस्टेंस क्या होता है ये सब लोग जानते हैं, आपके लोअर क्लासेस में आपने पढ़े होंगे। ये डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता, सॉरी, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है,
ये हमेशा पॉजिटिव होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आता है। अब हम लोग आगे चलेंगे। पोजीशन मैंने डिफाइन किया अभी एक पार्टिकल का वेक्टर के फॉर्म में, और हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को भी एक बेसिक तरीके से देखा। अब यहाँ ध्यान दिया जाए, क्लियर है ना? तो एक आप इस इनइक्वालिटी को हमेशा याद रखना है, ये जो डिस्टेंस होगा, ओके, वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस हमेशा या तो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है या उससे ग्रेटर होगा, कभी उससे लेस नहीं होगा। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको यहाँ पे याद रखना है, क्लियर है? क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, नॉन जीरो होता है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है। और बेसिकली क्या होता है, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर होता है, क्लियर है ना? तो अब आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिफाइन करते हैं वेलोसिटी। तो मैं मान लेता हूं ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका जेड एक्सिस है। मैं मान लेता हूं किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में एक पार्टिकल का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम पी पे था। तो मैं पी को मैं बोलूंगा इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल क्या है? पी। तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, ओ पी। ओ और पी को ज्वाइन कर दो, ये आपका बताएगा इनिशियल पोजीशन वेक्टर। मैं मान लेता हूं ये जो वेक्टर है वो मैं मान लेता हूं r1, ओके, r1 वेक्टर एज्यूम कर लेता हूं। कोऑर्डिनेट अगर दिया हुआ तो r1 का वैल्यू निकाल सकते हो। आफ्टर सम टाइम मैं मान लेता हूं पोजीशन चेंज करके ये पॉइंट Q पे आ गया विथ रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस फ्रेम। तो पॉइंट Q जो आपका अभी इस टाइम में होगा वो क्या होगा? फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। तो फाइनल पोजीशन अगर आपको आ गया तो आप फाइनल पोजीशन वेक्टर भी निकाल सकते हो। ये आपका होगा फाइनल पोजीशन वेक्टर, टेल ओ पे होगा, क्योंकि मैं बता रहा हूं सारा ऑब्जर्वेशन मैं पॉइंट ओ से ले रहा हूं। तो ये आपका फाइनल पोजीशन वेक्टर हो गया, इसको मैं मान लेता हूं r2, ठीक है? अब मैं देखूंगा कि पोजीशन कितना चेंज हुआ विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट। OP इनिशियल पोजीशन वेक्टर r1, OQ फाइनल पोजीशन वेक्टर r2। नाउ व्हाट इज द चेंज इन पोजीशन? चेंज इन पोजीशन अगर P से मैं Q जाऊं, वेक्टर में हमको लेना है चेंज इन पोजीशन वेक्टर, तो आपका कुछ इस तरह होगा। P स्टार्टिंग पॉइंट है, Q आपका क्या है? टर्मिनेटिंग पॉइंट। तो पॉइंट P पे टेल होगा और हेड कहाँ पे जाएगा? Q पे। तो बेसिकली ये जो आपका लेंथ है PQ वो बताएगा, या PQ जो वेक्टर है वो आपका बताएगा चेंज इन पोजीशन। सो लेट अस कैलकुलेट द चेंज इन पोजीशन। ट्रायंगल लॉ से हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ये वाली जो लेंथ होगा टेल हेड, ये दोनों का सम r1 प्लस PQ किसके इक्वल होगा? r2 के। तो PQ का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये जो आपका r1 है प्लस ये PQ जो होगा प्लस PQ, ओके, ट्रायंगल लॉ से सम ऑफ टू साइड्स इन ऑर्डर, टेल हेड थर्ड साइड के इक्वल होता है। थर्ड साइड क्या है? r2 इन रिवर्स ऑर्डर, टेल हेड। तो PQ कितना आ जाएगा? PQ मेरे पास आ जाएगा r2 माइनस r1 को मैं लिख सकता हूँ डेल्टा r। डिफरेंस इन पोजीशन वेक्टर, r2 योर फाइनल पोजीशन वेक्टर, r1 इनिशियल पोजीशन वेक्टर, सो डिफरेंस डेल्टा r। तो बेसिकली ये वाली लेंथ मुझे मिल गई, ये वेक्टर मुझे मिल गई डेल्टा r, क्लियर? मान लेते हैं पॉइंट P पे जो पोजीशन था पार्टिकल का, किसी जब हमने ऑब्जर्वेशन लिया, मैं मान लेता हूँ टाइम t1 पे था। पॉइंट Q पे जब गया तो मान लेते हैं टाइम कितना हो गया? t2। तो कितना टाइम लगा पॉइंट P से Q जाने में? टाइम भी हम लोग निकाल सकते हैं। सो टाइम इंटरवल आपका क्या है? टाइम इंटरवल मेरे पास आ गया कितना? t2 माइनस t1 डिफरेंस इन टाइम है, इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा t। क्या लिख सकते हैं? डेल्टा t। तो नेक्स्ट टर्म जो हम लोग डिफाइन करने वाले हैं यहाँ पे, वो हमारा जो नेक्स्ट टर्म है वो है आपका वेलोसिटी। अब वेलोसिटी टू टाइप्स के जनरली हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे। पहले वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी, ओके, एवरेज वेलोसिटी, ओके। और दूसरा हम लोग बोलते हैं इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी।
ओके। फर्स्ट जो आपका है वो है एवरेज वेलोसिटी और दूसरा जो आपका है वो इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का जो आपका डेफिनेशन है वो बेसिकली है डिस्प्लेसमेंट, ओके, टोटल डिस्प्लेसमेंट, ओके, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज वेलोसिटी को सपोज मैं इस तरह लिख रहा हूं, ये एवरेज का सिंबल है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है जब पॉइंट पी से क्यू गया, ये डेल्टा आर हुआ है। तो हम लोग लिखते हैं डेल्टा आर को हम लोग बोलते हैं चेंज इन पोजीशन वेक्टर, और टाइम कितना लगा है, टाइम इंटरवल क्या है, डेल्टा टी। सो डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, चेंज इन पोजीशन। डेल्टा आर बेसिकली आपको बता रहा है चेंज इन पोजीशन, डेल्टा टी बता रहा है चेंज इन टाइम। सो चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम विल गिव यू द एवरेज वेलोसिटी। अगर सिंपल डेफिनेशन की मैं बात करता हूँ, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ये आपका बताएगा एवरेज वेलोसिटी। क्लियर है। अब इसी टर्म को मैं क्या कर रहा हूँ ना, लिमिटेशन ले रहा हूँ। मान लेते हैं कि ये जो आपका P से Q गया है, ये तो अच्छा खासा लेंथ है। मान लेते हैं वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ है P से Q, मान लेते हैं ये पॉइंट Q के, सॉरी, ये जो आपका पॉइंट Q है वो पॉइंट P के वेरी क्लोज आ गया है। जब मैं कैलकुलस में पढ़ा रहा था तो मैं बताया था अगर पॉइंट Q को पॉइंट P के वेरी क्लोज ले जाएंगे तो ये जो डेल्टा R का वैल्यू होगा वो कितना होगा, डेल्टा आर का वैल्यू होगा टेंस टू जीरो। ये जीरो नहीं होगा बट डेल्टा आर का वैल्यू जीरो के बहुत करीब आ जाएगा। क्लियर। तो उस केस में जो आपका होगा, उस केस में जो वेलोसिटी होगा वो हम लोग डिफाइन करेंगे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, और टाइम ड्यूरेशन P से Q आने में भी बहुत कम टाइम लगेगा। तो इस केस में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम लोग लिखते हैं बेसिकली ये लिमिट से ले लेते हैं, लिमिट, क्योंकि अब लिमिटेशन हमने लगा दिया है। जब पॉइंट Q पॉइंट P के वेरी क्लोज आ जाएगा तो मैं लिखूंगा लिमिट डेल्टा T टेंस टू जीरो। एक में लिमिटेशन लगाऊंगा, दूसरे पे ऑटोमेटिक आ जाएगा डेल्टा R बाय डेल्टा T। ये आपका होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मींस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट और एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम मींस जो टाइम का ड्यूरेशन है वो बहुत ही कम है, टेंस टू जीरो। ओके, दैट्स वाई यहाँ पे मैंने सेम वैल्यू को लिखा डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, लेकिन टाइम क्या है, टाइम जीरो के आसपास है, जीरो नहीं हुआ है। जो टाइम ड्यूरेशन है वो जीरो के बहुत क्लोज हो चुका है, मतलब वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वेरी सिंपल, यू नो, क्लियर कट यहाँ पे डिफरेंस आपको दिख रहा है। अब इसी टर्म को हम लोग डिफरेंशियल में लिखते हैं। इसी टर्म को, ये जो लिमिट जो होता है डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, बेसिकली ये बन जाएगा डी आर बाय डी टी। क्लियर है, डी आर बाय डी टी। इसका मतलब हुआ डिफरेंशियल ऑफ पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम विल गिव यू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जो आप पोजीशन को जब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या देगा, वेलोसिटी। अब यहाँ पे जो पिछला केस हमने लिया था, आर को स्पेस में लिखा था, तो जब हम लोग वन डायमेंशनल स्पेस करने का मतलब हुआ थ्री डायमेंशनल मोशन, लेकिन जब हम लोग वन डायमेंशनल मोशन को एनालाइज करेंगे तो हम लोग मान सकते हैं कि ऑब्जेक्ट आइदर एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है या वाई एक्सिस में मूव कर रहा है या जेड एक्सिस में मूव कर रहा है, सिर्फ एक एक्सिस की जरूरत है। तो हम लोग पर्टिकुलर डेफिनेशन पे भी चलेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट हम लोग लिखते हैं मीटर में, टाइम लिखते हैं सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड यूनिट हो गया इसका वेलोसिटी का। वेलोसिटी हमने डिफाइन कर लिया, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सिमिलरली आप डिफाइन कर सकते हो स्पीड को। क्लियर, इन द सिमिलर वे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं स्पीड को। अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड फॉर्म में रखूं तो वो बन जाएगा मेरा स्पीड। क्लियर है, मेरा बन जाएगा स्पीड। क्लियर है। अब आगे चलते हैं हम लोग थोड़ा सा और इसको एनालाइज करते हैं। तो हमने क्या सीखा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैंने सीखा डी आर बाय डी टी। क्लियर है। अगर प्रीवियस केस में अगर आप गए होंगे तो आर का वैल्यू मैंने लिखा था, आर का वैल्यू मैंने क्या रखा था, आर का वैल्यू मैंने रखा था एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। क्लियर है। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा, अगर इसको हम लोग रीअरेंज करें तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी। ओके, एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में आई कैप, ये फिर इसके साथ जाएगा प्लस डी अपॉन डी टी,
वाई कोऑर्डिनेट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्लियर है, प्लस डी जेड बाय डी टी के कैप, क्लियर है। तो ये बेसिकली डी एक्स बाई डी टी बताएगा वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, डी वाई बाई डी टी आपका वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, डी जेड बाई डी टी वेलोसिटी अलोंग जेड एक्सिस। तो आप जब सिर्फ एक ही वन डायमेंशनल मोशन को एनालाइज करते हैं, एक्स एक्सिस में मूव कर रहा हो, वाई एक्सिस में या जेड एक्सिस में, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो ये आपका v हो जाएगा, इसको आप मान सकते हो वी एक्स आई कैप, ये आपका क्या हो जाएगा वी वाई जे कैप, और ये आपका क्या हो जाएगा वी जेड के कैप, क्लियर है। जहाँ पे वी एक्स आपका क्या है, वी एक्स है वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, डायरेक्ट लिख सकते हो डी एक्स बाई डी टी। वी वाई क्या है, वी वाई है डी वाई बाई डी टी, और वी जेड क्या है डी जेड बाई डी टी। तो वन डायमेंशनल मोशन जब अलाउ करोगे, जब आप सिंप्लीफाई करोगे, सिंपली ये इक्वेशन पुट करना है, यहाँ पे वेक्टर फॉर्म रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग एक्सिस डिफाइन कर चुके हैं। तो ये वेलोसिटी का टर्म आ गया, वेलोसिटी, वेरी सिंपल। तो कहीं कहीं किसी बुक में लिखता है डी एस बाई डी टी, एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट, डी एस बाई डी टी भी लिखता है, वो भी करेक्ट है। यहाँ पे हमने पोजिशन वेक्टर के टर्म में रखा है। अब स्पीड भी सिमिलर वे में आप डिफाइन कर सकते हो। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड दो तरह की हम लोग बोलते हैं, पहले हम लोग बोलते हैं एवरेज स्पीड, ओके, एवरेज स्पीड, और दूसरा जो हम लोग बोलते हैं वो हम लोग बोलते हैं इंस्टैंटेनियस स्पीड, ओके, इंस्टैंटेनियस स्पीड। तो एवरेज स्पीड आपका क्या है, एवरेज स्पीड आप जिस तरह एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन किए थे वैसे ही एवरेज स्पीड को डिफाइन कर सकते हो। एवरेज स्पीड करने का मतलब हुआ कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ओके। सपोज मैं मान लेता हूं कि वी एवरेज को मैं ऐसे लिख रहा हूं, टोटल डिस्टेंस कवर हुआ सपोज डेल्टा आर, ओके, डेल्टा आर में मान लेता हूं, और टोटल टाइम कितना हुआ डेल्टा टी। तो ये कहलाएगा एवरेज स्पीड। या अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड की मैं बात करता हूँ, सिर्फ मैं बताया था स्पीड एट एनी इंस्टेंट, इसी में सिर्फ मैं लिमिट ले लूंगा, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड आ जाएगा v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। इसी टर्म को आप लिख सकते हो डी आर बाय डी टी। तो ये स्पीड आ जाएगा, क्लियर है। बहुत कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है आपको। तो हमने वेलोसिटी डिफाइन कर लिया, फिर हम लोग प्रॉब्लम्स पे भी लेंगे। तो ये थ्री टर्म्स मैंने, ये टर्म्स वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, स्पीड, एवरेज स्पीड मैंने डिफाइन किया। सिर्फ मैं भी डिफाइन कर रहा, फिर हम लोग इसके डिटेल में चलेंगे, डिटेलिंग में एक एक करके। नेक्स्ट जो टर्म आता है वो होता है एक्सेलरेशन, क्लियर है, एक्सेलरेशन, ओके। तो एक्सेलरेशन को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, और जिस तरह मैंने डिफाइन किया एवरेज वेलोसिटी, वैसे भी एक्सेलरेशन टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है एवरेज एक्सेलरेशन, ओके, और दूसरा होता है इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन। दूसरा क्या होता है इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन, क्लियर है। तो बेसिकली हम लोग डिफाइन करते हैं एक्सेलरेशन को चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। जब वेलोसिटी किसी भी पार्टिकल का चेंज हो रहा हो, जैसे जब पोजीशन चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमने वेलोसिटी डिफाइन किया। अब जब वेलोसिटी चेंज करेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम लोग जो टर्म डिफाइन करते हैं वो होता है एक्सेलरेशन। तो मैं मान लेता हूँ किसी भी पार्टिकल का वेलोसिटी इनिशियली सपोज v1 था, क्लियर, एट टाइम t1, क्लियर है। अब इसका वेलोसिटी चेंज करके v2 हो गया एट टाइम t2, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी, v2 माइनस v1। तो बेसिकली एवरेज एक्सेलरेशन जो कहलाता है वो कहलाता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। वेरी सिंपल डेफिनेशन, ओके। सो एवरेज एक्सेलरेशन यहाँ पे आप लिख सकते हो, एवरेज एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी हम लोग लिखेंगे v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। v2 माइनस v1 वेलोसिटी का डिफरेंस, इसको आप डेल्टा v भी लिख सकते हो,
T2 माइनस T1 डेल्टा T। सो ये आपका डेफिनेशन आ गया एक्सलेशन का, एवरेज एक्सलेशन का। अब इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन क्या हुआ? सिमिलर टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जब आप टाइम इंटरवल वेरी शॉर्ट लोगे, वेरी स्मॉल, ओके, जब लिमिटेशन आप ले लोगे तो इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन ए से डायरेक्टली हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे सिंपली हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, और इसी टर्म को हम लोग डिफरेंशियल में लिखते हैं। a इज इक्वल टू ये डेल्टा v बन जाएगा dv और ये डेल्टा t बन जाएगा, सॉरी यहाँ पे डेल्टा t था तो ये डेल्टा t बन जाएगा dt। सो dv बाई dt इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, डेल्टा v बाई डेल्टा t एवरेज एक्सेलरेशन। क्लियर? तो ये दो टर्म्स जो थे, एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये भी हमने क्या किया, ये भी हमने डिफाइन कर लिया। तो ये एक बेसिक आइडिया था अभी तक में जो हमने डिफाइन किया इस चैप्टर में। मोशन में हमने डिफाइन किया पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड एंड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी में हमने डिफाइन किया एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। स्पीड में हमने डिफाइन किया एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। एक्सेलरेशन में हमने डिफाइन किया एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ओके, सो जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो हम लोग सेम डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एवरीवन।